हेलो स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं चैप्टर फ्रिक्शन। चलिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस क्या है। ठीक, देखते हैं। सिंस द फ्रिक्शन इन वाटर is much less than that between solid surface, it becomes difficult to apply brakes in ships and boats। देखिए ऐसा है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी, ये देखिए आपने यहाँ गाड़ी रखी है, ठीक है, और ये कब रुकती है पहले इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक, ये साइकिल कोशिश की है मैंने बनाने की, तो ये साइकिल कब रुकेगी? ये आपका सरफेस है, ठीक है। जब आपने ब्रेक्स अप्लाई किए, जैसे ही आप यहाँ पर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, ठीक, गाड़ी की साइकिल की स्पीड लो हो जाती है। और जैसे ही लो होती है उस टाइम सरफेस पे जो सरफेस इन कांटेक्ट है टू द रोड, साइकिल का जो सरफेस इन कांटेक्ट है टू द रोड, उस सरफेस पे अचानक से फ्रिक्शन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। किसका अमाउंट बढ़ जाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। जैसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है, नीचे सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज़ होता है, फ्रिक्शन फ़ौरन क्या करता है? इस साइकिल को रोक लेता है। आई बात समझ में? कि जैसे ही हम ब्रेक्स लगाते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं? ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते साथ ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मूविंग व्हीकल रुक जाती है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना? आगे देख लेते हैं कि टू स्टॉप अ मूविंग बोट, द बोट्समैन मूव्स his oars in the reverse direction. Similarly, to stop or slow down big ships, their engines are fired in opposite direction। देखिए ये वाली बात तो तब हो गई थी, ये जो बात मैंने आपको बताई इससे पहले, ये तब होती है जब हम किसी सॉलिड सरफेस पे चल रहे हों। लेकिन अगर हम किसी शिप में बैठे हैं या बोट में बैठे हैं और रैंडमली हमको अचानक उसको रोकना है, तो हम कैसे रोकते हैं? हम रोकने में दिक्कत होती है क्योंकि भाई यहाँ पर सरफेस तो है नहीं, और लिक्विड पे और सॉलिड पे जो है वैसे ही हमको पता है कि फ्रिक्शन कम लगता है। तो रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? ऐसे सरफेसेस पे जहाँ पर ऑलरेडी फ्रिक्शन कम है, वहाँ रोकने के लिए रिवर्स, देखिए रिवर्स डायरेक्शन में चलना चाहिए या रिवर्स इंजन फायर कराना चाहिए। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि ये बोट आगे की तरफ सपोज जा रही थी और आपको इसको रोकना है, तो आप उस टाइम ये जो पैडल डाल रहे हैं, ये कहाँ डालेंगे? आगे को नहीं डालेंगे, पीछे को डालना शुरू करेंगे। ठीक, जैसे ही आप पीछे को डालेंगे, ऑलरेडी ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कट हो जाएंगे और आपकी जो है ऑब्जेक्ट यहीं एक जगह स्टिल होकर रह जाएगी। ठीक, या फिर जैसे कि बड़े शिप्स में होता है, बड़े शिप्स में देखिए यहाँ पर इंजन आगे ले जा रहा है शिप को, और जैसे ही शिप रोकना है उस टाइम पे बैक फायर किया जाता है, मतलब कि इंजन को बैक मोड में, पीछे की तरफ डायरेक्शन मोड में चलने को कहा जाता है। और इस तरीके से आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स आपस में एक दूसरे को इक्वलाइज कर लेते हैं, इक्वल बना लेते हैं, और गाड़ी नहीं चलती या फिर बोट नहीं चलती। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, फ्रिक्शन किसकी वजह से? हवा की वजह से। ठीक, चलिए पढ़ते हैं इसको। फ्रिक्शन अराइजेज when an object is made to move through air। जब कोई फ्रिक्शन एयर में कब होता है? जब भाई कोई ऑब्जेक्ट एयर में उड़ रहा हो, ठीक, तभी एयर में होगा, है ना? उसके बाद देखिए, यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ दैट इट इज़ सो। चलिए देख लेते हैं कि जब आप किसके कांटेक्ट में आएंगे। जब आप एयर पे रहेंगे तो आपको एयर फ्रिक्शन मिलेगा, जब आप वाटर पे रहेंगे तो आपको वाटर फ्रिक्शन मिलेगा, जब आप सॉलिड सरफेस पे रहेंगे तो आपको सॉलिड सरफेस का फ्रिक्शन मिलेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, द बॉडीज़ ऑफ एयरप्लेन आर मेड स्ट्रीमलाइन इन ऑर्डर टू इंश्योर द मिनिमम फ्रैक्शन एज दे मूव थ्रू एयर। देखिए पहले ही ये, इससे पहले वाले टॉपिक में मैं स्ट्रीमलाइन शेप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पहली बात तो ये स्ट्रीमलाइन शेप होता कैसे। देखिए ये जो एरोप्लेन का शेप है, जिसमें आगे का जो बॉटम है, ये आगे का जो फ्रंट है, ये बहुत ही नैरो है, पतला सा है,
और बीच का जो है ये चौड़ा है, ठीक है। तो इस तरह की जो शेप है, या ये समझ लीजिए कि जो चिड़िया होती है, चिड़िया का शेप आप बना लीजिए, इस तरीके से कुछ होता है उसका शेप, है ना। तो ये वाला जो शेप है जिसमें चोंच उसकी निकली रहती है लंबी सी, इस शेप को देखिए आप, तो ये सामने से पतला है और बीच का जो शेप है ये थोड़ा मोटा है। इस तरह के शेप को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, और ये बहुत ही चिकना किया जाता है। स्ट्रीम लाइन शेप से ये होता है कि आने वाली जो भी हवा है, इस एयरक्राफ्ट को लगने वाली जो भी हवा है, वो दो भागों में डिस्टर्ब हो जाएगी, दो भागों में बढ़ जाएगी। और क्योंकि लगने वाला मतलब एयर जो सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, सामने सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, वो बहुत ही तेज़ स्पीड से आएगी, ज़्यादा देर रुक नहीं पाएगी, इसलिए अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट जो होगा वो भी ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा। आई बात समझ में आपको, कि क्योंकि ज़्यादा देर तक एयर जो कांटेक्ट में आएगी वो बहुत देर नहीं रुक पाएगी, इसलिए फ्रिक्शन भी ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट नहीं होगा। और ये एयर आगे जाकर जब मिडल सरफेस पर टच होती है यहाँ पर, तो ये इस एयरक्राफ्ट को अपलिफ्ट मतलब ऊपर ले जाने का काम करती है। क्या करती है? अपलिफ्ट करती है, ऊपर ले जाने का काम करती है, ठीक है। इसीलिए स्ट्रीमलाइन शेप बनाया जाता है। आगे देख लेते हैं कि इन नेचर द बॉडीज़ आर of all birds are shaped in a manner that they experience a minimum friction while flying in air and can fly with a lot of speed। देखिए ये कहा गया है, ये बर्ड देख लीजिए, इस बर्ड का शेप ऑलमोस्ट इक्वलेंट है इस एरोप्लेन के शेप से। क्यों? क्योंकि बर्ड जो हैं दे आर केपेबल ऑफ फ्लाइंग, वो उड़ सकती हैं, और उड़ने के लिए एयरक्राफ्ट भी बना हुआ है। ये दोनों उड़ते हैं और दोनों को एक ही तरीके का शेप दिया जाता है। मतलब बर्ड्स को तो भाई नेचुरल शेप मिला है, लेकिन एयरक्राफ्ट को बर्ड्स को देख के शेप दिया गया है, तो ताकि वो फ्लाई कर सकें, और फ्लाई करते समय अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो एग्जर्ट होगा उनके ऊपर वो कम हो सके और उनको ज़्यादा फोर्स ना लगाना पड़े अपने उड़ने के लिए। कुल मिला के आराम से उड़ें और कम मेहनत करनी पड़े, इसीलिए उनको ये शेप दिया गया है ऊपर वाले के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऑल ऑटोमोबाइल्स, मोटर कार्स, मोटरसाइकिल, कार, बसेस एक्सेट्रा एंड स्पेस launch vehicles are specially designed to minimize the effect of force on air। जितने भी उड़ने वाली चीज़ें हैं, चाहे आप कार उड़ाएं कार उड़ाते तो है नहीं, लेकिन कार चलाने के लिए होता है, लेकिन इसमें भी हम क्या करते हैं कि अगर आप कार चला रहे हैं, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, तो भी आप एयर के कांटेक्ट में तो आ रहे हैं ना, और सरफेस के कांटेक्ट में तो आप बने ही हैं। जब चक्के हैं जो, तो सरफेस के कांटेक्ट में है ही, साथ में यहाँ पर हवा का भी कांटेक्ट महसूस होगा। इसीलिए चाहे आप मोटरसाइकिल ले लें, चाहे आप कार ले लें, चाहे आप बसेस ले लें, चाहे आप स्पेस लॉन्च व्हीकल्स ले लें, मतलब जो स्पेस में जाती हैं, इन सब का फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाए, फ्रिक्शन कम से कम इन पे लगे, इसीलिए इनको भी स्ट्रीमलाइन शेप दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी पढ़ लिया जाए तो और समझ में आ जाएगा कि एक्टिविटी का एम है टू स्टडी द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। हाँ, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली एयर जो फ्रिक्शन लगाती है वो किस तरीके का होता है और उससे आगे जाकर क्या क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो देखिए इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर क्रम्बल्ड इनटू अ बॉल। एक हमें फ्लैट शीट पेपर चाहिए और एक हमें क्रम्बल्ड गोल गोल, आप गुचड़ पुचड़ कर लेते हो ना, बॉल बना लेते हो, वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोसीजर। होल्ड द शीट ऑफ पेपर फ्लैट एट सम हाइट इन वन हैंड। ठीक, कुछ हाइट पे जो आपने कागज़ मोड़े हैं उसको हाथ में पकड़ लीजिए। ऑल्सो होल्ड द अदर sheet of paper crumbled into a ball in another hand. Now allow both of them to fall on the ground simultaneously from the same height.
विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। देखिए ये कहा गया है कि एक पेपर लीजिए और पेपर के गोले जो आपने बनाए हैं, पेपर की बॉल्स जो बनाई हैं वो ले लीजिए, एक खास हाइट पे खड़े हो जाइए और वहाँ से उनको फेंकिए। जब आप उनको फेंकेंगे तो कौन सी चीज़, पेपर की बॉल, दोनों में से कौन सी चीज़ जल्दी से ज़मीन पर पहुँचेगी, ये करना है। मैं जब तक इसका जवाब दूँ आप ये एक्टिविटी खुद करके देख लीजिए, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, मेरे जवाब के लिए आपको रुकना ही नहीं पड़ेगा, है ना। और बेसिकली साइंस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, you have to wait for the experiments and you have to basically notice each and everything in the nature so that you can judge things by your naked eyes। चलिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। You will notice that crumble sheet reaches the ground first। जो आपने क्रम्बल किया था, गोल बनाया था बॉल का, कागज़ का गोला, वो पहले पहुंच जाता है। क्यों? अब क्यों पर आते हैं। This happens due to the fact that the flat sheet of paper has large surface area। इसका एरिया देखिए, इसका एरिया कितना ज़्यादा है ना, एरिया कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ये हवा के कांटेक्ट में आई होगी। यहाँ देखिए, यहाँ से हवा गुजरी, यहाँ से गुजरी, यहाँ से गुजरी और यहाँ से भी गुजरी, है ना। तो इसमें इस जब चारों तरफ से हवा गुजरी तो 1 2 3 and 4, ये चारों तरफ क्या हुआ, ये चारों तरफ फ्रिक्शन लगा और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन लगा उसने उतना ही इस पेपर को आने में या नीचे आने में डिले किया। यही बात समझो। अब ये जो गोल बॉल है, ठीक, ये जो गोल बॉल है इसका सरफेस एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू द क्रम्बल्ड शीट। हालांकि ये मैंने बॉल बहुत बड़ी बना दी। मैं आपको बताऊं कि जब हम पेपर को गोल करेंगे, वही इतने बड़े पेपर को गोल करोगे तो क्रम्बल होने पे वो कितना बड़ा हो जाएगा, वो तो मेरे ख्याल से इतना ही बड़ा रहेगा, थोड़ा सा ही हो जाएगा, है ना। तो जब इतना बड़ा शेप और इस शेप को और आप इस शेप को कंपेयर करो कि इसका कितना एरिया हवा छू सकती है और इसका कितना एरिया हवा छू सकती है, तो नेचुरली इसका एरिया कम है। तो जब इसका एरिया कम है तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा, ठीक। जहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा वहाँ पर चीज़ जल्दी से नीचे आ सकेगी। ओके चिल्ड्रन, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि द फोर्स ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द एयर when large area comes in contact with the air, it exerts a large amount of friction, and when less amount of surface area comes in contact with the air, so it exerts a very less amount of friction। I hope you are getting my point। ठीक, चलिए let's move on to the next। So it experiences a great force of friction while passing through air, therefore slows down। On the other hand, when the sheet is crumbled into a ball, it occupies a very small surface area, so experiences less force of friction while passing through the air, therefore it reaches the ground fast। आई बात समझ में आपको कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना ज़्यादा फ्रिक्शन और रुकावट के लिए खेद है, और खेद की वजह से टाइम पे आज ट्रेन नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन क्रम्बल जो बॉल है, क्रम्बल, ठीक है, वो उसका एरिया कम है, तो कम होने की वजह से फ्रिक्शन भी कम है और वो दौड़ते जीत चुकी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वाला नेक्स्ट पॉइंट। इसमें हमको एक बर्निंग मीटियोर दिख रहा है। आपको ये ये पिक्चर दिख रही होगी, है ना, मीटियोर दिख रहा होगा। तो इसको बेसिकली बोलते हैं पुच्छल तारा, है ना। इनकी एक दुम होती है पीछे की तरफ, ये जो दुम होती है ये जलती हुई दिखती है कि हाँ भाई एक कुछ जलता हुआ आ रहा है और उसकी पूंछ भी है। तो बेसिकली ये क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। और ये जो दुम है ये क्यों जलती हुई हमें दिखती है ये भी समझेंगे इसी टॉपिक में। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलिए, अगर समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर इज शूटिंग स्टार और मीटियोर। ठीक है, देखिए, मीटियोर, शूटिंग स्टार एक्चुअली स्टोन लाइक ऑब्जेक्ट्स दैट एंटर अर्थ's atmosphere from space। Since
they have a very high velocity, so that so due to friction due to air is extremely high. Due to its high friction, the temperature of meteor rises to such a high degree that they catches fire and begin to glow. ओह, इतनी सारी बातें हमने एक ही गो में पढ़ डाली, अब इसको समझने में भी एक ही गो में नहीं समझ पाएंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर पढ़ के देखते हैं। देखिए क्या है बेसिकली ये मेटियोर क्या होते हैं। मेटियोर क्या चीज़ है, मान लीजिए ये है आपका मेटियोर। ये है क्या, ये कहा जाता है कि बड़े से प्लैनेट के छोटे छोटे टुकड़े हैं। बड़े से प्लैनेट में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद क्या बने, छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े हैं। पत्थर इन सेंस जितने भी मेटलॉइड स्पेस में अवेलेबल हैं, ये उनके टुकड़े हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स हैं, थोड़ी सी एक ही दो बनाऊंगी ताकि आप समझ सकें, है ना। अब यहाँ से जब मेटियोर आ रहा है, मेटियोर पैदल चल के तो आता नहीं है, मेटियोर बेसिकली हाई स्पीड से आता है, ठीक। जैसे ही ये स्पीड से आ रहा है, स्पीड से आने की वजह से हमारे ये एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, ये हो गए दाखिल, ठीक। जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, एटमॉस्फेयर में आते के साथ ये आए, इनकी स्पीड की वजह से इन पे फ्रिक्शन लगना चालू हो जाता है, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीटियोर होते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीटियोर है, नीचे आने की कोशिश, अर्थ को छूने की कोशिश, लेकिन क्या होता है कि बीच में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर नहीं चाहता, या ये कहिए एटमॉस्फेयर ट्राइज टू स्टॉप डाउन द मीटियोर, ठीक है। अब जैसे जैसे मीटियोर नीचे की तरफ खिसकता है, एटमॉस्फेयर और ज़्यादा फ्रिक्शन लगाता है, और ज़्यादा फ्रिक्शन लगाता है। जितनी ज़्यादा स्पीड मीटियोर की उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन, ठीक। इस स्पीड की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है, इस फ्रिक्शन की वजह से, मतलब फ्रिक्शन स्पीड की वजह से फ्रिक्शन, स्पीड की वजह से आप समझ लीजिए कि फ्रिक्शन पैदा हो गया, और फ्रिक्शन की वजह से जो है क्या पैदा हो जाती है, हीट, ठीक। इतनी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट पैदा हो जाती है कि वो इस पूरे के पूरे आपके जो उल्का पिंड है या मीटियोर है उसको जला देती है, जलाना शुरू कर देती है, आग पकड़ लेता है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूसली नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो फ्लेम्स ऐसी ना दिखते हुए, ऊपर की तरफ ना दिखते हुए, पीछे की तरफ जाती हुई दिखती है, जो कि ऐसा लगता है जैसे कि किसी की दुम हो, टेल हो, ठीक। तो बेसिकली ये पुच्छल तारा इसीलिए होता है कि क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, एटमॉस्फेयर में एंटर करने के साथ साथ इनकी क्या होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और स्पीड ज़्यादा होने के साथ एटमॉस्फेयर इनको अंदर आना नहीं देना चाहता, नहीं चाहता कि अर्थ किसी भी चीज़ से गंदी हो जाए, ठीक है। अर्थ किसी भी चीज़ से गंदी हो जाए तो क्या हुआ, यहाँ पर इनको फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है। जैसे ही फ्रिक्शन लगना शुरू होता है, कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, एटमॉस्फेयर मतलब एयर लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाता है। जैसे ही फ्रिक्शन लगना शुरू होता है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम से हीट अप हो जाता है। क्या हो जाता है, हीट अप, और हीट अप होने के साथ इसमें लग जाती है आग, फायर। क्या लग जाती है, फायर, जिसकी वजह से ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, मीटियोर है, ये जलने लगता है, और जलते जलते इसकी फ्लेम्स ऊपर की तरफ ना आती हुई, क्योंकि ये नीचे कंटिन्यूस मोशन में है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसकी फ्लेम्स पीछे 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 को जाती दिखती हैं, यहाँ से और यहाँ से भी और यहाँ से। मतलब आप नीचे खड़े हैं ज़मीन पे तो आपको ये लगेगा कि अरे भाई इसकी तो कुछ यहाँ पर दुम है जो कि चल रही है, ठीक है। अब इससे ये समझ में आता है कि ये जो है बर्निंग मीटियोराइट है, लेकिन बेसिकली ये बर्न क्यों होता है, बर्न होता है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। और जलता जाता है, जलता जाता है, और जैसे 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 वो नीचे आता है, आता है, आता है, पूरा जल चुका होता है, पूरा ख़त्म, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं पुच्छल तारा या फिर
बर्निंग मीटियोर। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, या यहीं से शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ड्यू टू इट्स हाई फ्रिक्शन द टेम्परेचर ऑफ मीटियोर राइजेज टू सच अ हाई डिग्री दैट दे कैच फायर एंड बिगिन टू ग्लो, जलने लगते हैं। थस द हीट जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर इज सो लार्ज that they usually get evaporated before reaching the surface of earth। मतलब ये है कि ये मीटियोर इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होते हैं कि नीचे ज़मीन पे पहुंचने से पहले ही ऊपर उड़ जाते हैं भाप बनकर, या फिर ये समझ लीजिए अगर वो स्टोन मेटल से बने हैं तो फट के छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन पर गिर जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओनली वेरी लार्ज मीटियोर्स कैन रीच अर्थ सरफेस, दे आर नोन एज मीटियोराइट्स। ओके चिल्ड्रन, तो मीटियोराइट क्योंकि साइज़ में बड़े होते हैं इसीलिए वही पहुंच पाते हैं कहाँ, अर्थ सरफेस पे, वरना अर्थ सरफेस पे पहुंचना नामुमकिन ही नहीं, बहुत मुश्किल है। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। चलिए फिर से देख लेते हैं इसी को। ओहो, तो हम अब नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हम मतलब वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बेसिकली एक नया टॉपिक है जो कि है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस का मतलब देखिए, हमेशा फ्रिक्शन विलन के रोल में नहीं होता, कभी कभी हीरो का भी रोल उसको मिल जाता है, तो वही उसके फ़ायदे हैं। फ़ायदे की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर फ्रिक्शन के। तो देखते हैं, फ्रिक्शन इज़ यूज़फुल। फ्रिक्शन फ़ायदेमंद है भाई, काम का है। It causes lot of energy, it causes loss of energy and causes wear and tear of machines। देखिए, लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब है कि बहुत सारी एनर्जी किसी चीज़ में अगर लग रही है तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें एनर्जी कम लगती है। कॉजेज़ वियर एंड टीयर, मतलब आप किसी भी चीज़ के चप्पल वगैरह आप देखा होगा घिस जाती हैं, है ना, फट जाती हैं, तो वो सब भी बचाता है। बट ऑन द अदर हैंड our normal daily life would not be possible when there is no friction। देखिए, फ्रिक्शन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी तो होती ही होती है, ठीक है, लेकिन और वो वियर एंड टीयर भी करता है, चीज़ों को फाड़ना तोड़ने की भी, जैसे टायर वगैरह आपने देखे हुए घिस जाते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, तो वो वाला काम भी होता है। लेकिन फ्रिक्शन फिर भी नॉर्मली हमको यूज़फुल होता है। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले क्यों है, पहला पॉइंट, nails and screws hold the wooden board walls together due to friction। आपने देखे होंगे कि लोग जो हैं क्या ठोक रहे हैं यहाँ पर, नेल्स। तो नेल्स जो हैं वो दीवार में फ्रिक्शन की वजह से ही टिके रहते हैं, क्योंकि जब उन्हें ठोका जाता है तो यहाँ पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो अंदर जाने लगते हैं, और दीवार एक अपोजिट फोर्स लगाने लगती है जो नहीं जाने देना चाहती, लेकिन फोर्स क्योंकि ज़्यादा है इसलिए कीला अंदर तक, कील जो है वो अंदर तक चली जाती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन उसे रोके रखता है, बिल्कुल नीचे या कहीं बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वी आर एबल टू वॉक ऑन रोड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द रोड एंड द शूज़ ऑफ आवर सोल। देखिए, हम चल ही इसलिए पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप स्लिप कर करके गिरेंगे। ठीक है, और फ्रिक्शन हमारे पैरों के बीच में, या फिर ये समझ लीजिए नंगे पैर चल रहे हैं तो आपके पैर और ज़मीन, जब आप जूते पहने तो जूते और ज़मीन, जब चप्पल पहने तो चप्पल और ज़मीन रोड के बीच में आता है। ठीक है, और वही आपको स्लिप करने से बचाता है। नेक्स्ट देखते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द सरफेस ऑफ टायर परमिट्स सेफ ड्राइविंग। अगर फ्रिक्शन ना हो रोड में तो आपके टायर जो हैं वो स्लिप करेंगे, वो रुक नहीं पाएंगे कभी भी। ठीक है, और आप आराम से सेफ ड्राइविंग इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन है, रोड में फ्रिक्शन है। इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू स्टॉप द व्हीकल। बिल्कुल सच बात है कि अगर गाड़ियों के टायर चल रहे हैं, अगर इन पर हम ब्रेक्स ना लगाएं तो ये चलती रहेंगी। जैसे ही आप इन पे ब्रेक्स लगाते हो
फ्रिक्शनल फोर्स अपने रोल में आ जाता है और फ्रिक्शन इनको और ज़्यादा तेज़ पकड़ कर रखता है, जाने नहीं देता आगे। इसीलिए आप रुक सकते हैं कहीं भी चाहें गाड़ी से, कभी भी, मतलब आप कभी भी बीच में अपनी गाड़ी रोक सकते हैं और दोबारा चला सकते हैं, फिर रोक सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। We are able to write on paper because of friction, because the pencil, pen and the paper, that is why it is very difficult to write on a glazed and wax paper। ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि पेपर ले लीजिए, चाहे आप वैक्स वाला पेपर लीजिए, ग्लेज पेपर लीजिए, इस पे लिखना जो है कितना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये चिकना है। इस पे चिकना होने की वजह से इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस नहीं हो पाती इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़ीरो है, जिसकी वजह से क्या है, फ्रिक्शन ज़ीरो है। जब फ्रिक्शन ज़ीरो है तो आप लिख ही नहीं पाओगे। लेकिन आप अगर ये देखो कि ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है, ये दो रफ़ सरफेसेस के लिए हैं, और अब मैं जो बता रही हूँ ये दो स्मूथ सरफेसेस के लिए है कि जब दो स्मूथ सरफेस होंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन हो जाएगा ज़ीरो। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पर ज़ीरो। ठीक है, लेकिन जब ये वाली सिचुएशन होगी, दो रफ़ सिचुएशन हो जाएगी, तो फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम एट दिस टाइम। फ्रिक्शन क्या होगा, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा होगा। आई बात समझ में आपको, कि जब दो सरफेस स्मूथ होंगी या एक सरफेस भी स्मूथ हुई, कभी एक सरफेस भी, जैसे हम पेन से लिख रहे हैं तो पेन की पॉइंट तो थोड़ी हो सकता है स्मूथ हो, लेकिन अगर पेपर रफ़ है तो आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन अगर दोनों ही स्मूथ है, पेन की पॉइंट भी और पेपर भी, तो आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ brakes to stop a cycle, scooter or car etc. is possible only due to the friction between the brake lining and the rim drum of the wheel। देखिए ये वही वाली बातें दोबारा आ रही हैं कि फ्रिक्शन गाड़ी को रोक सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रेक्स होती हैं और ड्रम इनर लाइनिंग की तरफ फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है और गाड़ी को रोक देता है। सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी ईवल, कि फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी तो है, लेकिन एक ईवल है जो नेसेसरी है, और रहेगा में भूत जो ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे देख लेते हैं डिसएडवांटेज। भाई ये है मेन बात, तो मतलब एडवांटेज तो हम पढ़ ही चुके हैं, अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि व्हेन यू वियर द सेम पेयर ऑफ शूज़ फॉर अ फ्यू मंथ्स देयर सोल वियर्स आउट। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फ्रिक्शन। देखिए हम जो चप्पल हमेशा या जूते हमेशा पहनते रहते हैं तो क्या होता है, तो ये हाल होता है, ये जो बना हुआ है कि उनके पूरे तलवे सोल घिस जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगता है आगे बढ़ने में, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है इन स्मूथ सरफेसेस को काटता चला जाता है और घिसता चला जाता है, और ये एक दिन आता है कि ये स्मूथ हो जाते हैं। आगे देखते हैं। ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ पेंसिल एंड चॉक वाइल राइटिंग दे गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर। पेंसिल से आपने लिखा होगा, आप देखते होगे कि लिखते पेंसिल की नोक ख़त्म। भाई कहाँ गई पेंसिल की नोक? बेसिकली पेंसिल की नोक और पेपर के बीच में जो रगड़ पैदा हुई उसकी वजह से आप लिख पाए, और रगड़ की वजह से ही पेंसिल छोटी होती गई। ठीक है, आगे देखते हैं। सिमिलरली कंटिन्यूस यूज़ ऑफ इरेजर वाइल मेकिंग ड्राइंग्स एक्सेट्रा मेक्स इट स्मॉलर। इसी तरीके से जो ड्राइंग्स वगैरह हम करते हैं ना, है ना, और लिखते हैं या कुछ, तो उसमें भी इरेज़र का जब यूज़ करते हैं तो इरेज़र के यूज़ से भी
क्या हो जाता है इरेज़र के यूज़ करने से, बताइए। इरेज़र के यूज़ करने से ये हो जाता है कि रब करते 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 वो छोटा हो जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसको, ये क्या बताना चाहते हैं। चलिए 1 मिनट, सॉरी, ज़रा 1 मिनट मैं सेट कर लूँ इसको, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए लास्ट 2-3 पॉइंट हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम जितना इसको समझेंगे उतना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा आगे पढ़ते रहना क्योंकि पूरा पॉइंट हमें समझना है। वाइल वाइट वॉशिंग द हाउस एक्सेट्रा, पेंटर यूजेस सैंड पेपर। आपने देखा होगा कि एक सैंड पेपर जिसको बोलते हैं ना रेगमाल, वो यूज़ करता है। वो इसलिए यूज़ करता है ताकि उससे ज़्यादा फ्रिक्शन हो और सारी उबड़ खाबड़ जितनी परत दीवार पर जमी है वो सब निकल सके। ठीक है, दिस सैंड पेपर इज़ worn आउट एंड बिकम्स स्मूथ ड्यू टू इट्स रिपीटेड यूज़ ऑन वॉल। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम सैंड पेपर को घिसते जाते हैं वॉल तो क्लीन होती जाती हैं, लेकिन सैंड पेपर की सारी सैंड क्या होती है, झड़ जाती है। ओके चलो ठीक है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए आगे देख लेते हैं 3rd पॉइंट। टायर्स ऑफ व्हीकल वेयर आउट ड्यू टू constant use because of continuous friction between tires and rods of grooves of tire disappears, the tires become smooth. This can be cause serious accident. आपने टायर देखे होंगे तो टायर के अंदर जो है ये टायर है और टायर में देखिए यहाँ पर सॉरी गोल नहीं बन पाया, टायर के अंदर यहाँ पर कट लगे होते हैं ना, एक डिज़ाइन टाइप की होती है जिसमें अंदर की तरफ काफ़ी गैप होता है ना। तो ये क्यों होता है, ये इसीलिए होता है ताकि रुकते के टाइम पे यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाए और मतलब जब हम ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए और गाड़ी आराम से रुक सके। ठीक, लेकिन जैसे जैसे हम इसे चलाते जाते हैं ये जो छोटे छोटे खाने बने हैं, छेद बने हैं है ना, ये घिसने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, घिसने लगते हैं। और घिसते घिसते टायर स्मूथ हो जाता है। जैसे ही टायर स्मूथ होता है टायर को बदल लेना चाहिए। क्यों, टायर को अगर आप नहीं बदलेंगे तो उसमें फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा और आप एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो जब तक ग्रूव्स हों टायर में तब तक चलाइए, वरना बदल दीजिए। आगे देखिए, इन फैक्ट्रीज वेयर मशीन्स इज़ इन यूज़ ऑल द टाइम, friction can be a nuisance. Parts of machines which rub against each other become hot and wear out quickly. जहाँ पर बहुत लंबे टाइम काम करना है, जैसे फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन तो कंटिन्यूस होता है, वहाँ रुकता तो है नहीं कि अभी 1 घंटे काम करने और 1 घंटे मशीन बंद कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। वहाँ तो कंटिन्यूस काम चलता रहता है। इसके लिए मशीनों को भी पूरे टाइम ऑन रखना पड़ता है। अब मशीनों के बहुत से पार्ट आपस में एक दूसरे पर रब करते हैं, जैसे ये पार्ट है तो इस पर दूसरा पार्ट मान लीजिए इस तरीके से रब कर रहा है, तो जब रब करते जाएंगे यहाँ पर तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता जाएगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होने लगेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पार्ट या तो जल जाएगा या टूट जाएगा, है ना। तो हमको बार बार क्या करना पड़ता है, इसको वियर एंड टियर या फिर समझ लीजिए कि बार बार इसको बदलना पड़ता है। इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आगे देखते हैं, सिंस फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट, द एनर्जीज ऑफ कार एंड अदर मशीनरी देयरफॉर बिकम्स वेरी हॉट आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम। भाई आपने देखा होगा गाड़ी अगर बड़ी देर तक चल जाए या कोई भी मशीन बड़ी देर तक चल जाए तो गर्म हो जाती है ना, और गर्म होकर कई बार आग भी लग जाती है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है और हीट उसको जलाना शुरू कर देती है। फिर देखते हैं, एनर्जी इज़ वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, हमें जब मशीन चालू करनी होती है तो एकदम से मशीन चालू नहीं होती है, पहले धीरे धीरे घूमती है
और फिर थोड़ा स्पीड पकड़ती है। जब वो धीरे धीरे घूम रही होती है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन को वो ओवरकम करने की कोशिश कर रही है, मतलब फ्रिक्शन को जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उससे कहीं ज़्यादा अपना फोर्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि फ्रिक्शन को अपने ऊपर हावी ना होने दे और मोशन कर सके। ठीक, तो ये करने के लिए मतलब फ्रिक्शन से बचकर खुद अपने आप को चालू करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी बेसिकली किसी काम नहीं आ रही है, ये वेस्ट हो रही है। फ्रिक्शन से बचने के लिए जो एनर्जी लगी वो तो एक वेस्ट में जाएगी, है ना। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मशीनें सीधा स्टार्ट होती हैं और अपना काम करने लगती हैं, लेकिन पहले मशीनें स्टार्ट होती हैं, फ्रिक्शन को कम करती हैं, तब जाके वो अपनी स्पीड बढ़ाती हैं। तो एक पॉइंट ये भी है कि एनर्जी इज़ वेस्टेड। ठीक, इसके बाद देखते हैं, इट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन branches of trees which rub against each other and the forest fire causes। देखिए गर्मियों के दिनों में फॉरेस्ट फायर आम बात हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर कॉनिफेरस जो प्लांट्स होते हैं या ऐसे प्लांट्स जिनकी क्या कहते हैं, पत्तियाँ बड़ी तेज़ तेज़ होती हैं, पत्तियों में जो है बड़ी शार्प एजेस होती हैं, तो गर्म जैसे ही हवा चलती है तो सारी की सारी पत्तियाँ आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, पूरे पेड़ों की आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, जिनकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो, जिनकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट की वजह से क्या हो जाता है, आग लग जाती है, और आग लगी पूरा का पूरा फायर, पूरा का पूरा जो है आपका फॉरेस्ट वो जल जाता है। इसके बाद देखते हैं कि फ्रिक्शन reduce the speed of moving vehicles to a great extent। फ्रिक्शन जो है वो किसी भी गाड़ी की मूवमेंट को एक अच्छे खासे लेवल तक कम कर देता है। मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड गाड़ी की हो सकती थी उतनी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है उतनी स्पीड होने नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। कि अगर हम किसी चीज़ में फ्रिक्शन बढ़ाना चाहें तो हम कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पर लिखा है। इन मेनी सिचुएशन फ्रिक्शन नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। भाई बहुत से ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमें फ्रिक्शन जो है इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हो सकता है बाय मेकिंग द मूविंग सरफेस रफ। सीधी सी बात है कि जो चीज़ मूव कर रही है उसको रफ़ बना दीजिए, उसे बहुत ही ज़्यादा रफ़ बना लीजिए। जब उसको रफ़ बनाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक फ्रिक्शन अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए, टायर ऑफ द व्हीकल्स हैव डिज़ाइन विथ ग्रूव्स ऑन द सरफेस टू इंक्रीज़ फ्रिक्शन। टायर पे जो डिज़ाइंस होती हैं, जो अंदर की तरफ काफ़ी गैप्स होते हैं, डिज़ाइनिंग दी जाती है, वो इसीलिए, जिसको ग्रूव्स कहते हैं, वो इसीलिए होती हैं ताकि फ्रिक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अ लार्ज फ्रिक्शन प्रोवाइड्स क्या, लार्ज फ्रिक्शन से क्या होगा, गाड़ी जल्दी से रुक सकेगी। ठीक है, चलिए ओके, चलिए